साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम हिंदी कहानी के जो विविध आंदोलन हैं, उनके विकास, उनके प्रारंभ का वर्ष, किन पत्रिकाओं पत्रों के माध्यम से उनका प्रारंभ हुआ, सूत्रपात हुआ और उनके प्रवर्तक कौन हैं, उन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सभी तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। कोशिश की गई है कि बहुत विस्तार न हो। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा से जुड़ते हैं। आज की चर्चा में हम हिंदी कहानी के विविध आंदोलन, नई कहानी से लेकर अब तक, नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, सब पर हम तेज़ी से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों के बारे में बात करते हैं। विविध कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक, नई कहानी से लेकर अब तक। चलिए तेज़ी से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते चलते हैं। जहां आपको लगे कि बहुत आपके लिए उपयोगी है, आप नोट भी करते चलें। नई कहानी की शुरुआत 1954 से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर माने जाते हैं। इसके बाद अकहानी का समय 1960 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। सचेतन कहानी 1964, इसके प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह माने जाते हैं। परीक्षाओं में यह किस कहानी के प्रवर्तक कौन है, यह प्रश्न हर परीक्षा में एक प्रश्न इससे अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सचेतन कहानी 1964 डॉक्टर महीप सिंह। सहज कहानी 1968, प्रवर्तक इसके अमृत राय हैं। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर जी 1972। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स माने जाते हैं, वर्ष 1979। और जनवादी कहानी 1982 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके जनवादी कहानी आंदोलन की शुरुआत 1982 से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक जो है वो एक जनवादी लेखक संघ था, उसने जनवादी कहानी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अब आइए हम क्रमशः एक एक कहानी आंदोलन पर महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम नई कहानी की बात करेंगे। साथियों, नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया, किंतु कुछ विद्वान इसका श्रेय डॉक्टर नामवर सिंह को देते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला, जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गईं। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। ठीक है, मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय 1954 से 1963 ईस्वी तक है, जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है सन 1954 की आगे की कहानी 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कहानी पत्रिका इलाहाबाद से तथा नई कहानियां पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दोनों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस कहानी आंदोलन को गति प्रदान की। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी एवं निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली पुस्तक माना। ठीक है, नई कहानी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आइए इसको हम बहुत संक्षेप में देख लेते हैं। नई कहानी की विशेषताएं परीक्षा में पूछी जाती है, इनमें से कौन सी नई कहानी की विशेषता नहीं है? ठीक है, अनुभूत की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल, शहरी मध्यवर्ग का जीवन केंद्र में, मानवीय संबंधों के बिखराव की समस्या और स्त्री पुरुष संबंधों में आया बदलाव इसका मुख्य विषय है। यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या इसमें की गई है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन की सीमाएं क्या हैं? अधिकतम शहरी मध्यवर्ग का चित्रण किया गया है। कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूंसना और दोहराव इसकी एक सीमा है, इसकी एक कमजोरी है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर का विशेष योगदान है। इसमें संकलित कहानियां हैं, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये कहानियाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन कहानियों को लेखक कौन है ये सीधा पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप। जिंदगी और जोंक अमरकांत, मछलियाँ उषा प्रियंवदा, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो बहुत बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसको नोट कर लीजिए। परिंदे निर्मल वर्मा, सामान प्रयाग शुक्ल, तीसरी कसम रेणु तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका एक नाम उपनाम भी है। ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। चीफ की दावत भीष्म साहनी, यही सच है मन्नू भंडारी,
दूध और दवा मार्कंडेय, एक और जिंदगी मोहन राकेश, विजेता रघुवीर सहाय, शबरी रमेश बख्शी, टूटना राजेंद्र यादव, सेलर राम कुमार, एक नाव के यात्री शानी, नन्हों शिव प्रसाद सिंह, बदबू शेखर जोशी, बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में अनेक बार पूछी जा चुकी है बदबू, प्रेत मुक्ति शैलेश मठियानी और भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई। ठीक है। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे अकहानी आंदोलन की। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और 1960 के बाद अकहानी हिंदी कहानी के क्षितिज पर एक आंदोलन के रूप में उग गई। अकहानी की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से देखिए। जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता और शिल्पगत अमूर्तता। ठीक है। गंगा प्रसाद बिमल ने अकहानी के बारे में कहा है, अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल स्थापना का अस्वीकार है। ठीक है। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर डॉक्टर नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। अब सचेतन कहानी की बात करेंगे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का जन्म माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। आधार पत्रिका से सचेतन कहानी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का जन्म माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। इसमें माना गया कि नई कहानी तथा अकहानी के दौर की कहानियाँ संतरास निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती हैं, संतरास और निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती हैं, जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। अब बात करेंगे हम सहज कहानी की। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। इन्होंने 1968 में नई कहानियाँ पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से शुरू किया। पहले यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। अमृत राय का मानना था कि इतने सारे कहानी आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस्म खत्म हो गया जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अब समांतर कहानी की बात करेंगे। परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने वाला ये आंदोलन समांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। इस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें संप्रदायवादी, पूंजीवादी और सामंतवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लिखा था। अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख कमलेश्वर ने किस पत्रिका में लिखा था या धर्मयुग पत्रिका में किसने लिखा था, यह प्रश्न बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब सक्रिय कहानी की बात होगी। सक्रिय कहानी राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। सक्रिय कहानी में माना गया कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। अब जनवादी कहानी की बात करेंगे। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक मंच के 1982 में हुए प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ। इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है।
कफन और पूस की रात से जनवादी लेखन परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने जनवादी परंपरा के विकास में निम्नलिखित कहानियों को माना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, देख लें। जनवादी कहानियों की परंपरा में जो कहानियाँ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने माना है: पर्दा यशपाल, गदल रांगे राघु, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय, चीफ की दावत भीष्म शाहिनी, दोपहर का भोजन अमरकांत और बोझ शेखर जोशी। ये सभी कहानियाँ आपकी परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी में भीष्म कहानी से लेकर जो अद्यतन कहानीकार हैं, उसके बाद महिला कहानीकार, फिर दलित कहानियों का वीडियो आप चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।